नमस्कार। 7 सितंबर को 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का विश्लेषण करते हुए बताया था कि विश्व में चंद्र ग्रहण का एक नेगेटिव प्रभाव आएगा। जनता और शासकों पर इसका प्रभाव होगा, जो प्रभाव 60 से 90 दिन के अंदर बना रहता है। तो 7 सितंबर 2 या 3 दिन की घटनाओं पर जाएं तो कुछ घटनाएं उसी दिन हुई या 2-3 दिन के अंदर हुई। जापान के प्राइम मिनिस्टर का 7 सितंबर को ही रेजिग्नेशन आ जाना, रिजाइन कर देना। नेपाल में एक बड़ा विद्रोह। नेपाल के जब इस कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे, जब ये 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण की कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे, तो मैंने स्पष्ट रूप से नेपाल का नाम लेकर बताया था कि वहां पर एक विद्रोह, बड़ा विद्रोह होने जा रहा है और इस विद्रोह को दबाने के लिए नेपाल सरकार आर्मी उतारेगी और कई लोग मारे जाएंगे। उसी दिन अमेरिका में एक वहां के प्रेसिडेंट ट्रम्प के सपोर्टर की हत्या कर दी गई। 2-3 दिन बाद एक भारतीय की बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई, गर्दन काट दी गई। इस देखकर ऐसा लगा कि अमेरिका का लॉ एंड ऑर्डर ऐसे काम कर रहा है जैसे पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर हो। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की जो कुंडली बनती है, जो प्राथमिक कुंडली है नेपाल की, वो कुंडली है 20 सितंबर 2015 रात के 12 बजे का टाइम लिया है काठमांडू नेपाल का। इस दिन नेपाल में संविधान चेंज हुआ या नया संविधान लागू हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। ये कुंडली मिथुन लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। अभी नेपाल की कुंडली में बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है और ये चलेगा 2026 तक। 12 अगस्त से बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो चलेगा जून 2026 तक। और बुध 4th हाउस में जनता के स्थान पर चले गए हैं, जिसके साथ राहु भी है और सूर्य भी है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना जिसने चंद्र ग्रहण पर ये विद्रोह हुआ। और उस दिन की कुंडली को चंद्र ग्रहण के दिन के चंद्र ग्रहण के वाली कुंडली रात के 11:40 की कुंडली अगर देखते हैं तो 5th हाउस में मंगल का चले जाना। 5th हाउस यानी बच्चे, युवा, स्पेशली देश के बच्चे या घर के बच्चे, और वो भाव एजुकेशन का भी है, इसलिए ये विद्रोह स्टूडेंट के द्वारा हुआ। अब 3 कुंडलियों का विश्लेषण करना होगा इस सारी घटना को समझने के लिए, और नेपाल का आज के का फ्यूचर क्या होगा इसको समझने के लिए। अब अगली कुंडली जिस पर बात कर रहे हैं वो कुंडली है वर्ष कुंडली। वर्ष कुंडली हर साल किसी देश की या किसी जीव की, ह्यूमन बीइंग, इंसान की कुंडली हर वर्ष उसके जन्म पर बनती है। तो नेपाल की ये कुंडली 20 सितंबर को बनेगी या 20 सितंबर से ये कुंडली लागू होगी, ऐसा कह सकते हैं। जो 20 सितंबर को कुंडली इस वर्ष के लिए नेपाल की बनेगी वो धनु लग्न की कुंडली है, और धनु लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति चले गए हैं 7th हाउस में। 7th हाउस है दोस्ती का, मित्रता का, और शनि चले गए हैं 4th हाउस में। 4th हाउस है जनता का, सुखों का। तो एक तो ये कुंडली ये बता रही है कि देवगुरु बृहस्पति का 7th हाउस में आना, यानी दोस्ती के घर में आना, कि नेपाल के संबंध भारत से बढ़ने वाले हैं, मधुर होने वाले हैं। अगर इस वर्ष कुंडली को नेपाल की जो 20 सितंबर 2025 की कुंडली 15 की कुंडली बनती है, माफ कीजिएगा, उससे अगर कंपेयर करें या उसमें देखें तो 9th हाउस में, उसमें भी वो धनु लग्न है। धनु लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ये कुंडली भी ये कहती है कि नेपाल का भारत से हमेशा गहरा संबंध रहा है, रहेगा, और वही एक कारण भी होगा कि नेपाल
के साथ कोई निस्वार्थ खड़ा होगा। हाँ, कुछ विवाद रहे हैं, वो जब आपके पड़ोस में परिवार रहता है या पड़ोस में कोई देश रहता है तो कुछ विवाद बने रहते हैं और समय के साथ वो विवाद सुलझे हैं और सुलझा लिए जाएंगे। तो वर्ष लग्न में जैसा कि बताया कि 4th हाउस में शनि है, तो ये बता रहा है कि जनता त्रस्त होगी, जनता को बहुत सुखों का बहुत संतोष का समय जनता के लिए इस साल में तो नहीं आने वाला है। राहु का पराक्रम हाउस में चले जाना, वैसे राहु यहाँ पर कंफर्टेबल होते हैं और ये कुंभ राशि के राहु हैं, यहाँ पर 11 नंबर यहाँ पर आया है। लेकिन राहु जहाँ पर आते हैं वहाँ अनसर्टेनिटी आती है, ये पराक्रम का हाउस है, तो नेपाल का पराक्रम को इससे हानि होती हुई, अनसर्टेनिटी पराक्रम में आती हुई इस वर्ष में दिख रही है। इस वर्ष में का मतलब है 20 सितंबर 2025 से 20 सितंबर 2026 तक। अब अगले पार्ट में आते हैं तो नेपाल की वर्ष कुंडली में 9th हाउस में, 9th हाउस धर्म का घर कहा जाता है, धर्म का भाव, जहां चंद्रमा के साथ शुक्र है और केतु है। इसका मतलब है धर्म की हानि भी होने वाली है। तो वही एक कारण है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, रेवोल्यूशन। अगर छात्रों का ये, स्टूडेंट्स का अगर ये आंदोलन था तो भगवान पशुपति नाथ के मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश किया जाना एक वहां पर सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों हुआ। और ऐसी घटनाएं आने वाले वर्ष में नेपाल में और घट सकती हैं और किसी धर्म विशेष को लेकर या दो धर्मों के बीच में कम्युनल राइट्स के भी केस नेपाल में देखने को मिल सकते हैं और ऐसा इंडिकेशन ये वर्ष कुंडली दे रही है। हालांकि मुंथा 5th हाउस में चला गया है तो कुछ सेटिस्फैक्शन, कुछ संतुलन बना रहेगा, लेकिन आय स्थान में 11th हाउस में मंगल का चले जाना यानी इनकम में गिरावट या देश की इनकम कम हो जाना, मंगल की तीसरी दृष्टि लग्न पर। तो हालांकि नेपाल में जितने भी आंदोलन होंगे इसको कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ष आर्मी एक्टिव रहेगी और लगभग ये शासन एक वर्ष आर्मी के हाथ में ही रहता हुआ दिख रहा है। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कुंडली पर आते हैं जो सरकार सुशीला कार्की जी की नेपाल में बनी। ये टाइम लिया है 12 सितंबर। अब ये टाइम कितना एग्जैक्ट है, थोड़ा बहुत इसमें गैप होना चाहिए क्योंकि किसी न्यूज़पेपर से लिया गया टाइम है कि इस समय सुशीला कार्की जी ने ओथ ली, शपथ ली। तो जो उस टाइम में ये कुंडली बनी उस कुंडली का ये विश्लेषण कर रहे हैं कि सुशीला कार्की जी के लिए ये कितना, सुशीला कार्की जी की जो सरकार होगी वो कैसी रहेगी। तो ये अगर उस समय जो कुंडली बनती है ये मेष लग्न की कुंडली है और ज्योतिष की भाषा में कहें तो ये काल पुरुष की कुंडली है। अब इस कुंडली में 2nd हाउस में चंद्रमा चले गए हैं, चंद्रमा 2nd हाउस में चले गए हैं। तो देश की कुछ इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन इसका ठीक से विश्लेषण करते हैं तो इस चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि, 12th हाउस में शनि का चले जाना, एक्सपेंडिचर का हाउस, व्यय का हाउस, तो धन हानि होती हुई दिख रही है। और शनि की 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर जहां पर मंगल है। इस कुंडली में मंगल लग्न के लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड है। तो मंगल की 6th दृष्टि ये बताती है कि नेपाल में होने वाले विद्रोह को
कंट्रोल करने के लिए ये सरकार सक्षम है। लेकिन इस 6 हाउस में भी मंगल की 7वीं दृष्टि, तो शनि मंगल का योग 6 हाउस में बनता हुआ शत्रु का एक्टिव होना, और 12th हाउस 6 हाउस एंड 12th एंड 6 हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन बनता हुआ, तो इस अभी भी नेपाल में कोई विदेशी शक्ति कोई बड़ा आंदोलन करने या डिस्टर्ब करने का प्रयत्न करेगी, कोशिश करेगी, और ये 1-2 बार ऐसा फिर से आंदोलन होते हुए दिख रहे हैं। 8th हाउस रिफ्लेक्ट होना, इसका मतलब है सडन कुछ चीजें होना, कुछ छिपी हुई चीजें, कुछ हिडन चीजें अभी भी सामने आएंगी। नेपाल की एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें सामने आने वाली हैं जिसमें विदेशों का कनेक्शन निकलेगा। 5th हाउस में बुध, सूर्य और केतु का होना इस कुंडली में ये बताता है कि स्टूडेंट का, सुशीला कार्की जी का प्रधानमंत्री का चुनाव या सिलेक्शन होना, इसमें स्टूडेंट, 5th हाउस स्टूडेंट का हाउस, स्टूडेंट इसके लिए एग्री नहीं थे, स्टूडेंट नहीं थे, कोई दूसरा नाम इसके लिए स्टूडेंट ने प्रपोज किया हो, लेकिन क्योंकि मंगल मेष लग्न की कुंडली है जहां पर मंगल का प्रभाव दिख रहा है, मंगल का मतलब है सेना, कमांडर, तो सुशीला कार्की जी को सपोर्ट प्रपोज जो भी मिला है वो आर्मी का है, और आर्मी के सजेशन पर ही इनको प्रधानमंत्री पद दिया गया है। कुल मिला के बात करें तो एक चैलेंज अभी भी बना हुआ है, बहुत स्टेबिलिटी इस कुंडली में नहीं दिखती है। हालांकि जब ये कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र का प्रभाव है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ये काफ़ी कैपेबल कुंडली है, एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन फिर भी कई आंदोलन होते हुए फिर से दिख रहे हैं, कोई विदेशी ताकतों का एक्टिव होना, अब वो विदेशी ताकत चाइना हो सकता है या अमेरिका हो सकता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसा विदेशी ताकतों का एक्टिव होना जिससे नेपाल को फिर से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, तो ये चैलेंजफुल समय फिर से आएगा। शुक्र का जनता सुख 7th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, और 4th हाउस में चले गए हैं जो चंद्रमा का हाउस है। चंद्रमा और शुक्र की मित्रता नहीं है, तो जनता बहुत खुश, सेटिस्फाई नहीं होगी, कई और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं देश में बनी रहेंगी। और नेक्स्ट ईयर सुशीला कार्की जी का कार्यकाल बहुत लंबा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बार स्टूडेंट का फिर से आंदोलन होना, स्टूडेंट का या किसी और कारणों से, हालांकि ये 6 महीने के लिए ही इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन उससे पहले ही इनको पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, और हो सकता है उसका कारण चुनाव हो या कुछ और हो, लेकिन बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होगा और बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण सुशीला कार्की जी का कार्यकाल रहने वाला है।